हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। डीआरडीओ के स्पेशल टेक्निकल महासीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। डीआरडीओ स्पेशल टेक्निकल महासीरीज अब की बार डीआरडीओ पार में हम लोग टोटल 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं और उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव का भी हल कर चुके हैं और हमारा 4 चैप्टर बिल्कुल पूर्ण रूप से क्लियर हो चुका है, स्पष्ट हो चुका है। कोई बेझिझक वहाँ से आप और हम उसको हल कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 जो कि अल्टरनेटर है उसको पढ़ने वाले हैं। टॉपिक वाइज उसको डिस्क्राइब करने वाले हैं, मानो तो उसका ऑपरेशन करने वाले हैं और उसके बाद चैप्टर लास्ट करने के बाद उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। और साथ ही इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी हल करेंगे और देखेंगे कि अल्टरनेटर से संबंधित कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आज का जो नया चैप्टर है वह अल्टरनेटर है। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल से जुड़े एवं सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि नया अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके और हम लोग अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। तो चलते हैं सीधे हम लोग अल्टरनेटर पर। अल्टरनेटर क्या होता है और इससे संबंधित जो भी टॉपिक है उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। अल्टरनेटर को हम लोग हिंदी में प्रत्यावर्तक भी कहते हैं। अल्टरनेटर को हम लोग हिंदी में प्रत्यावर्तक भी कहते हैं। अल्टरनेटर के इतिहास की बात करेंगे तो सन 1909 ईस्वी में सबसे पहला अल्टरनेटर जो कि आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है, सन 1909 ईस्वी में पावर जनरेटिंग स्टेशन, रूस के एक पावर जनरेटिंग स्टेशन में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन में लगाया गया था, जो कि देखने में कुछ इस तरह से था। सन 1909 ईस्वी में सर्वप्रथम लगाया गया, ठीक है, जो कि देखने में इस प्रकार का था। अल्टरनेटर की अगर हम बात करेंगे, परिचय की बात करेंगे, तो जो हमारा अल्टरनेटर क्या होता है, अल्टरनेटर का अगर परिभाषा समझने का कोशिश करेंगे तो हम लोग क्या समझ सकते हैं या बोल सकते हैं अल्टरनेटर क्या है। तो हिंदी में आसान भाषा में अल्टरनेटर का परिभाषा यह बोल सकते हैं कि वह मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है उसे हम जनरेटर कहते हैं। यदि मशीन के द्वारा डीसी करंट आउटपुट के रूप में मिलता हो तब वह डीसी करंट कहलाता है, डीसी जनरेटर कहलाता है। और यदि मशीन के द्वारा एसी करंट आउटपुट में मिलता हो तब वह एसी जनरेटर अथवा अल्टरनेटर कहलाता है। अल्टरनेटर को हिंदी में प्रत्यावर्तक भी कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारा अल्टरनेटर होता है यह फैराडे के मैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जैसे कि हम लोग डीसी जनरेटर के बारे में भी जानते हैं। तो आगे अल्टरनेटर को समझने से पहले हमको ये समझना है कि डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर, एसी जनरेटर क्या है, अल्टरनेटर को ही हम एसी जनरेटर भी कह सकते हैं। तो डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर में कोई अंतर नहीं है, इसके बनावट में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। बस थोड़ा सा अंतर है। अंतर अभी तक हम लोग ये समझ चुके हैं कि डीसी जनरेटर के द्वारा डीसी करंट मिलता है आउटपुट के रूप में और एसी जनरेटर के द्वारा एसी के रूप में आउटपुट के रूप में करंट मिलता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? जब बनावट सेम है, सबका वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, तो किसी में डीसी करंट निकल रहा है, किसी में एसी करंट निकल रहा है। इस आधार पर ये दो तरह का है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। हम लोग डिफरेंस समझ लेते हैं, थोड़ा सा का डिफरेंस है और वह डिफरेंस है जो हमारा घूमने वाला पार्ट रोटर होता है। रोटर के शाफ्ट पर ये जो लगा हुआ है, दो चीज़ आप देख सकते हैं। रोटर के शाफ्ट पर जब स्लिप रिंग लगा देंगे, स्लिप रिंग, रोटर के शाफ्ट पर जब स्लिप रिंग लगा रहेगा तब हमको कौन सा करंट मिलेगा? एसी करंट, ठीक है। रोटर के शाफ्ट पर जब स्लिप रिंग लगा दिया जाता है तब वहां से एसी करंट उत्पन्न होता है और इस प्रकार के जनरेटर को एसी जनरेटर कहते हैं। वहीं रोटर के शाफ्ट पर स्प्लिट रिंग, ठीक है, पहला में क्या था? स्लिप रिंग, दूसरा में क्या है? स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग को ही हम लोग कम्यूटेटर भी कहते हैं, स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर। स्प्लिट रिंग, स्प्लिट का मतलब क्या? बटा हुआ,
इसका देखिए स्प्लिट रिंग कैसा होता है, दो भाग में क्या होता है, बटा हुआ होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है और घूमते रहता है। ठीक है, स्प्लिट रिंग का मतलब रिंग तो है लेकिन बटा हुआ है, स्प्लिट रिंग। तो जब किसी मशीन के रोटर के शाफ्ट पर स्प्लिट रिंग लगा रहेगा तब उस मशीन से या उस जनरेटर से जो करंट निकलेगा डीसी करंट निकलेगा और इस प्रकार के मशीन को डीसी जनरेटर कहते हैं। वहीं जब स्लिप रिंग लगा रहेगा, स्लिप रिंग में देखिए पूरा गोल है, ठीक है, ये पूरा गोल है, स्लिप रिंग लगा रहेगा तब उस जनरेटर के द्वारा क्या क्या मिलने वाला है, एसी करंट मिलने वाला है। जो हमारा रोटर होता है उसको हम आर्मेचर भी यहाँ पे बोल सकते हैं, डीसी जनरेटर में आर्मेचर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आर्मेचर है, आर्मेचर का जो अगला भाग है यही है आपको कम्यूटेटर। ये देखिए ये जो कम्यूटेटर है यही है, इसमें कार्बन ब्रश के थ्रू हम लोग यहाँ से आउटपुट लेते हैं करंट। तो चूंकि ये कम्यूटेटर लगा हुआ है इसलिए यहाँ से जो निकलने वाला करंट है कैसा है, डीसी निकलने वाला है और इस जनरेटर को हम लोग डीसी जनरेटर कहते हैं। फिलहाल हमको एसी जनरेटर का सिस्टम समझना है तो हम लोग फोकस करते हैं एसी जनरेटर को देखेंगे। जो रोटर पर दो तरह का लगा होता है यही है, लास्ट में जो आपको दिखाई दिया डीसी जनरेटर में इस तरह से रहेगा, ये कम्यूटेटर है, इसको हम लोग कम्यूटेटर कहते हैं। और ये जो कम्यूटेटर होता है एग्जाम में आता है कि कम्यूटेटर क्या चीज़ का बना होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर सेगमेंट, हार्ड ड्रॉन कॉपर सेगमेंट से बना होता है। कम्यूटेटर क्या चीज़ का बना होगा, हार्ड ड्रॉन कॉपर सेगमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं कठोर तांबा कर्षित, मतलब तांबा का कठोर खींचा हुआ कर्षित, कठोर तांबा कर्षित। ठीक है, हार्ड ड्रॉन कॉपर सेगमेंट, कर्षित सेगमेंट, हार्ड ड्रॉन कॉपर सेगमेंट, हार्ड ड्रॉन कॉपर सेगमेंट से मिलके बना होता है। और आगे पूछता है कि कम्यूटेटर में प्रत्येक सेगमेंट के बीच, देखिए ये सब क्या है, सेगमेंट है, सेगमेंट के बीच ये क्या है, गैप है, इस गैप में एक पदार्थ भरा होता है। यही आता है एग्जाम में कि कम्यूटेटर सेगमेंट के गैप में क्या भरा होता है, कम्यूटेटर के सेगमेंटों के बीच जो गैप होता है उसमें अभ्रक भरा होता है। क्या भरा होता है, अभ्रक भरा होता है, इसको इंग्लिश में माइका कहते हैं। ठीक है, एक कम्यूटेटर दूसरे कम्यूटेटर से शॉर्ट ना करे इसके लिए इसके बीच गैप रखा जाता है और गैप में हम लोग क्या डाल देते हैं, अभ्रक डाल देते हैं। चूंकि अभ्रक क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने से रोकता है, इस तरह से सेगमेंट आपस में शॉर्ट नहीं हो पाता। ठीक है, वहीं ये अपना स्लिप रिंग है, तो स्लिप रिंग से जो आउटपुट मिलेगा किस तरह का मिलेगा, एसी करंट मिलेगा, कम्यूटेटर से जो मिलेगा डीसी मिलेगा। जो स्लिप रिंग होता है इस तरह से रहेगा और स्लिप रिंग क्या चीज़ का बना रहेगा, तो स्लिप रिंग पित्तल का बना होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में ब्रास कहते हैं, स्लिप रिंग पित्तल का बना होता है, इसको अंग्रेजी में ब्रास कहते हैं। और स्लिप रिंग जब लगा देंगे कम्यूटेटर के अगले भाग में तब हमको एसी करंट निकलेगा। इसका मतलब है कि जो हमारा अल्टरनेटर है उसमें क्या लगा रहेगा, शाफ्ट पर स्लिप रिंग लगा होगा। ठीक है, स्लिप रिंग को ही दिखाया गया है। अभी हमने बताया था कि कम्यूटेटर को स्प्लिट रिंग भी कहते हैं। तो स्प्लिट रिंग उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो भाग में क्या होता है, बटा होता है, दो भाग में बटा होता है, इस तरह से हाफ हाफ, दो भाग में बटा होने के कारण ही इसमें शॉर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ से डीसी करंट निकलता है और डीसी का दोनों टर्मिनल क्या होना चाहिए, शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर टच रहेगा तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, इसलिए इसको सेपरेट कर दिया जाता है। ठीक है, एक प्लस एक माइनस, इसलिए इसका नाम है स्प्लिट रिंग, ये बटा होता है। और जो हमारा स्लिप रिंग होता है वो बिल्कुल क्या होता है, राउंड शेप में होता है और जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि यहाँ से हमको एसी करंट लेना है। ठीक है, और अगर इससे कार्य प्रणाली की बात करेंगे तो हमने बताया कि डीसी जनरेटर की तरह भी अल्टरनेटर का भी कार्य प्रणाली है। तो अल्टरनेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है, अल्टरनेटर भी फैराडे के विद्युत
चुंबकीय सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। अल्टरनेटर हो या डीसी जनरेटर, दोनों किस सिद्धांत पे काम करेगा? फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत क्या कहता है? किसी मैग्नेटिक फील्ड में यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कंडक्टर को रख के घुमाया जाए तब उस कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। फैराडे का चुंबकीय सिद्धांत कहता है, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ दो पोल है नॉर्थ साउथ, इसके बीच कोई हम कंडक्टर रख दिए, ठीक है। तो फैराडे का चुंबकीय सिद्धांत यही कहता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में कंडक्टर को रख के घुमाया जाए, इसको रख के अगर हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, घुमाते हैं, तब इस कंडक्टर में अपने आप ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ईएमएफ इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि ये रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, मतलब चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों देखिए नॉर्थ और साउथ चुंबकीय क्षेत्र। तो कहीं भी जब मैग्नेटिक फील्ड होता है तो मैग्नेटिक फील्ड के बीच क्या होता है? फ्लक्स अपना रास्ता पूर्ण करता है। तो ये क्या दौड़ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के बीच क्या चल रहा है? फ्लक्स चल रहा है। तो इस फ्लक्स के बीच हमने क्या डाल दिया? कंडक्टर डाल दिया, ठीक है। फ्लक्स के बीच, दोनों मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बीच क्या हो जाएगा? फ्लक्स अपना चलता रहता है। फ्लक्स जो है वो दृश्य नहीं होता, फ्लक्स को हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जब भी दो मैग्नेट रहेगा तो उसके बीच ये फ्लक्स चल रहा है, फ्लक्स के बीच हम कंडक्टर को रख दिए, और जब इस कंडक्टर को एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा घुमाते हैं तब ये क्या करता है? फ्लक्स को काटता है। फ्लक्स को क्या करता है? काटता है। मतलब फ्लक्स को काटने का मतलब फ्लक्स के मान में परिवर्तन करता है, ठीक है। तो फ्लक्स को काटता है तो वहाँ से इस कंडक्टर में क्या हो जाता है? ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत यही कहता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कंडक्टर को रख के घुमाया जाता है तब वह कंडक्टर फ्लक्स को काटता है। फ्लक्स को काटने का मतलब फ्लक्स के मान में परिवर्तन करता है और उस कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो अल्टरनेटर से जो करंट उत्पन्न होता है इसी प्रकार से होगा। किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच हम कंडक्टर को रख के घुमाएंगे तो कंडक्टर क्या करेगा? फ्लक्स के मान में परिवर्तन करेगा और कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब दो पोल है, एक नॉर्थ है साउथ है। कहीं भी जब दो पोल होगा तो उसके बीच फ्लक्स अपना रास्ता बना लेगा। ये जो एरो का निशान है ये फ्लक्स है, ठीक है। और इस फ्लक्स के रास्ते में हम क्या रख दिया? कंडक्टर रख दिया। कंडक्टर को रख के जैसे घुमाते हैं तो कंडक्टर फ्लक्स को काटता है। जैसे ही फ्लक्स को काटेगा तो इस कंडक्टर में क्या हो जाएगा? ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। अब क्या है कि इस कंडक्टर में जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ है, तो चूंकि ये घूम रहा है, रोटेटिंग है, घूम रहा है, तो यहाँ जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है इसको हमको इकट्ठा करना है। तो घूमता हुआ चीज से हम डायरेक्ट सप्लाई तो नहीं जोड़ सकते हैं, इसीलिए हम इस शाफ्ट पर क्या लगा दिए? स्लिप रिंग लगा दिए, ठीक है। स्लिप रिंग लगा दिए और स्लिप रिंग में कार्बन ब्रश के थ्रू टच करके यहाँ से करंट को इकट्ठा कर लेते हैं। इस तरह से आउटपुट के रूप में हम लोड पर एसी करंट प्राप्त करते हैं, ठीक है। एसी करंट प्राप्त करते हैं। अल्टरनेटर का जो वर्किंग है, किस तरह से फ्लक्स को रख के काटते हैं, इसको समझाने के लिए आपको हम एक छोटा सा वीडियो दिखा रहे हैं और वहाँ पर एक्सप्लेन भी करेंगे। आई होप आप आसानी से समझ जाएंगे। इस वीडियो को गौर से देखना है। यह वीडियो अल्टरनेटर में किस तरह से ईएमएफ उत्पन्न होता है ये बताता है, ठीक है। तो अल्टरनेटर का ये बाहरी आउटर लुक है। जो बॉडी होता है मशीन का कुछ इस प्रकार का होता है। इसका जो बाहरी बॉडी है, इसका काम है मशीन को बाहरी चोट से अथवा किसी भी प्रकार के धूल कण से सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग कंडक्टर को रख के घुमाते हैं, जो जिसमें हमको करंट उत्पन्न करता है उसको कहाँ रखेंगे? चुंबकीय क्षेत्र में। जब चुंबकीय क्षेत्र कंडक्टर को रखना है चुंबकीय क्षेत्र में, यहाँ पर दो बात है। यहाँ पर दो तरह का दिखाया गया है। ये दोनों क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, नॉर्थ साउथ। तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में ये क्या चल रहा है? फ्लक्स चल रहा है।
तो फ्लक्स के मान में परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है, तभी करंट उत्पन्न होगा या ईएमएफ उत्पन्न होगा। फ्लक्स के मान में क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। यह परिवर्तन हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला क्या कर सकते हैं, या तो फ्लक्स के बीच जो हमारा कंडक्टर है इसको घुमाया जाए तब फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, और नहीं तो कंडक्टर को स्थिर रख दिया जाए और फ्लक्स को घुमाया जाए, ठीक है, तब भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो इस वीडियो में ये दो तरह का यही दिखाया गया है। इसमें क्या है, कंडक्टर घूम रहा है, फ्लक्स स्थिर है। इसमें फ्लक्स घूम रहा है, हमारा कंडक्टर स्थिर है। दोनों तरह से हम ईएमएफ उत्पन्न कर सकते हैं। देखिए, किसी भी अल्टरनेटर का जो घूमने वाला पार्ट होता है इसको रोटर कहते हैं, ठीक है, और जो स्थिर होता है उसको स्टेटर कहते हैं। तो जो हमारा अंदर से ये आया हुआ है ये अपना रोटर है, ठीक है। इसमें जो रोटर दिखाई दे रहा है आपको, इस रोटर को हम लोग सेलिएंट पोल रोटर कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका जो रोटर होता है वो दो तरह का होता है। तो सेलिएंट पोल होता है एक, और एक सिलेंड्रिकल पोल होता है। तो सेलिएंट पोल किस प्रकार से कहा जाएगा उसको हम लोग आगे समझेंगे। किसी रोटर के इनसाइड स्टोरी की अगर बात करेंगे, मतलब इनसाइड कंस्ट्रक्शन, तो रोटर जो हमको घुमाना है उस पर क्या करते हैं हम लोग, फील्ड वाइंडिंग किया जाता है, ठीक है, फ्लक्स को डेवलप कराने के लिए। ये इसका रोटर है। इसमें क्या घुमाना है, फील्ड घुमाना है। तो फील्ड वाइंडिंग करके हम लोग बाहरी स्रोत के द्वारा इसको घुमाया जाता है। जैसे बाहरी स्रोत के द्वारा घुमाएंगे तो ये देखिए जो एक्सटर्नल वाइंडिंग लगाया गया है ये मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करने के लिए, क्योंकि फैराडे ने क्या कहा था, किसी चुंबकीय क्षेत्र के बीच कंडक्टर घुमाना है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र डेवलप करने के लिए वाइंडिंग कर दिया अलग से। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच क्या किया, कंडक्टर को रख के जब हम घुमाएंगे तो यह कंडक्टर फ्लक्स को क्या करेगा, ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो फ्लक्स दौड़ रहा है उस फ्लक्स को क्या करेगा, काटेगा। जैसे ही फ्लक्स को काटेगा तो हमारा कंडक्टर में क्या हो जाएगा, ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, जो हमारा आर्मेचर है उसको स्थिर रख दिए हैं और ये फील्ड घूम रहा है, ठीक है। रोटर, फील्ड बोले तो रोटर मतलब घूमने वाले पार्ट को रोटर कहते हैं। यहाँ पर फील्ड को रोटर के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। तो जब फील्ड वाइंडिंग में क्या होता है, फ्लक्स होता है, फ्लक्स के बीच हमारा कंडक्टर घूम रहा है, इस तरह से ईएमएफ उत्पन्न होता है। ये हमारा रोटर का अंदर का वाइंडिंग किया हुआ, ठीक है, फील्ड पोल के लिए। ये देखिए इसका फ्लक्स को ये दर्शा रहा है किस तरह से नॉर्थ साउथ है, इस फ्लक्स है और फ्लक्स के बीच कंडक्टर घूम रहा है। और ये जो हमारा रोटर होता है यह सिलिकॉन स्टील का लैमिनेटेड पत्ती से मिलके बना होता है। चूँकि पूरे लोहा का एक ठोस लोहा नहीं होता है, इस तरह से देखिए पत्ती पत्ती मतलब पतला पतला काट के और उसको ज्वाइंट करके बना होता है। इसको लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील कहते हैं। लैमिनेटेड इसलिए किया जाता है ताकि एडी करंट लॉस को कम किया जा सके, और सिलिकॉन स्टील का पत्ती इसलिए यूज करते हैं चूँकि हिस्टेरोसिस लॉस कम हो। ये आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखिए ये हमारा जो रोटर भी बना होता है राउंड रूप में क्या होता है, सिलिकॉन स्टील का लैमिनेटेड पत्ती होता है, उसको पूरा को जोड़ के बनाया जाता है। और इस वाइंडिंग में, इस फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई देने के लिए इसके शाफ्ट पर क्या करते हैं हम लोग, यही स्लिप रिंग है, ये स्लिप रिंग लगा देते हैं और इस स्लिप रिंग में कार्बन ब्रश के थ्रू बाहर से सप्लाई देते हैं, डीसी सप्लाई। तभी तो फील्ड में क्या हो जाएगा, हम लोग वाइंडिंग किए हुए हैं, फील्ड में मैग्नेट बनेगा और जब मैग्नेट बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, इसलिए उसमें सप्लाई दिया जाता है। क्या है कि ये जो हमारा फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग को मैग्नेट बनाने के लिए डीसी सप्लाई चाहिए। तो ये डीसी सप्लाई हम लोग अलग से नहीं देते हैं, इसके आर्मेचर में जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है वहीं से इसका जो आर्मेचर, देखिए इसमें क्या कर दिया, हम कम्यूटेटर लगा दिए, बाहरी भाग में कम्यूटेटर लगा दिए। तो जब कम्यूटेटर लगा दिए तो इसके आर्मेचर में जो ईएमएफ उत्पन्न होगा एसी, उसको कम्यूटेटर क्या करेगा, डीसी में बदल देगा और डीसी में बदल देगा, और यह डीसी सप्लाई फील्ड वाइंडिंग को दिया जाता है। तो इसके शाफ्ट पर स्लिप रिंग के बगल में हम लोग एक छोटा सा डीसी जनरेटर लगा देते हैं, या कम्यूटेटर इसको बोल सकते हैं। तो ये जो डीसी जनरेटर होता है, डीसी शंट अथवा कंपाउंड जनरेटर कहते हैं, इसको एक्साइटर कहते हैं। चूंकि ये फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई देता है, सप्लाई देने का मतलब एक्साइट करवाना, ठीक है, इसलिए
एक्साइटर के रूप में कौन सा जनरेटर यूज होगा, डीसी शंट अथवा कंपाउंड जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। अलग से हम लोग सप्लाई नहीं देते हैं। इसी में जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है उसी को कम्यूटेटर के द्वारा यहाँ से कार्बन ब्रश लगा के हम लोग दे देते हैं और स्लिप रिंग पर जो ईएमएफ उत्पन्न होगा उसको बाहर ले लेते हैं। ठीक है, आई होप आप अल्टरनेटर का वर्किंग प्रिंसिपल समझ गए होंगे। ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि अल्टरनेटर फैराडे के चुंबकीय सिद्धांत पर काम करता है, जो कि यह कहता है किसी चुंबकीय क्षेत्र में कंडक्टर को रख के घुमाया जाए तो कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, चूँकि कंडक्टर फ्लक्स को काटता है। कंडक्टर को काटने का दो तरीका है, या तो मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को घुमाया जाए या कंडक्टर को स्थिर रख के मैग्नेटिक फील्ड को घुमाया जाए। दोनों में से कोई भी तरीका हम अपना सकते हैं, लेकिन आधुनिक मशीन में, आधुनिक अल्टरनेटर में क्या हो जाता है, फील्ड को घुमाया जाता है। फील्ड को घुमाने से कई फायदा है। क्या फ़ायदा है आगे हम लोग देखते हैं उसको, कि आखिर फील्ड को घुमाने से क्या क्या बेनिफिट है। अल्टरनेटर जो ऑलरेडी हम बता चुके कि दो तरह से हम जनरेट करवा सकते हैं पावर को। तो इस आधार पर अल्टरनेटर दो तरह का होता है, जिसमें अगर हम आर्मेचर को घुमाएंगे, फील्ड को स्थिर रखेंगे तो उसको बोलेंगे रोटेटिंग आर्मेचर। देख लीजिए यहाँ पे दो फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड के बीच हमारा आर्मेचर है और इसमें आर्मेचर को हम बाहरी स्रोत से जब घुमाते हैं तो ईएमएफ उत्पन्न होता है, फील्ड स्थिर रहता है, इसलिए इसको रोटेटिंग आर्मेचर कहते हैं। और दूसरा में क्या है कि आर्मेचर को स्थिर रखा जाता है, आर्मेचर को स्थिर रखा जाता है और इसके बीच फील्ड वाइंडिंग को घुमाया जाता है। ठीक है, और इस फील्ड को एक्साइट करने के लिए अलग से डीसी सोर्स दिया जाता है। इस प्रकार से अल्टरनेटर दो तरह का होता है, रोटेटिंग आर्मेचर और रोटेटिंग फील्ड। तो आधुनिक मशीन में रोटेटिंग फील्ड टाइप रखा जाता है। ठीक है, क्यों रखते हैं, इसको रखने से कई फायदा है। चूँकि ईएमएफ जो उत्पन्न होता है कंडक्टर में होता है, तो जितना अधिक मात्रा में कंडक्टर हम घुमाएंगे उतना अधिक आउटपुट मिलता है। तो मान लीजिए कि हमको अधिक मात्रा में करंट उत्पन्न कराना है, लगभग 11,000 वोल्ट मान लीजिए हाई कैपेसिटी करंट उत्पन्न कराना है, तब बहुत सारे कंडक्टर को घुमाना पड़ेगा। तो बहुत सारे कंडक्टर को घुमाने के लिए बहुत स्पेशल अरेंजमेंट करना होगा, मुश्किल हो जाता है, उसको इंसुलेट करने में परेशानी होता है। फिर वहाँ से जो करंट उत्पन्न हो रहा है घूमता हुआ भाग से, वहाँ से करंट को इकट्ठा करने में समस्या आता है। ये सबसे बचने के लिए आधुनिक मशीन में क्या किया जाता है, आर्मेचर को स्थिर रख देते हैं और फील्ड को घुमा देते हैं। ऐसा करने से क्या क्या फ़ायदा होता है, सबसे पहला फ़ायदा क्या है, फील्ड स्थिर होने से आर्मेचर में अधिक कंडक्टर डाले जाते हैं और आर्मेचर वाइंडिंग के लिए पर्याप्त स्थान मिल जाता है। ठीक है, फील्ड को हम लोग क्या करते हैं, घुमाते हैं, आर्मेचर को स्थिर कर देते हैं। जब आर्मेचर हमारा जहाँ करंट उत्पन्न होगा वो स्थिर हो गया तो उसमें हम अधिक मात्रा में कंडक्टर को लपेट सकते हैं और अधिक आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, और स्थान भी मिल जाता है अधिक, चूँकि घूमता नहीं है। दूसरा फायदा क्या है, स्थिर आर्मेचर में अधिक कंडक्टर होने से अल्टरनेटर का आउटपुट बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है, अगर अधिक मात्रा में हम कंडक्टर को घुमाएंगे तो अधिक आउटपुट देगा, है कि नहीं। तीसरा फायदा क्या है, आर्मेचर स्थिर रखने से, आर्मेचर स्थिर होने के कारण आर्मेचर वाइंडिंग या सिरा या टर्मिनल को ढीला होने का खतरा नहीं रहता है। ठीक है, जब आर्मेचर को हम लोग घुमाते हैं, चूँकि घूमने वाला पार्ट होता है तो उसके टर्मिनल्स को ढीला होने का खतरा रहता है। ठीक है, खुलने का चांस रहता है। इसलिए जब आर्मेचर स्थिर हो जाता है तो ये सब डर खत्म हो जाता है। स्थिर आर्मेचर के कॉइल को 11,000 वोल्ट तक आसानी से इंसुलेट कर सकते हैं। ठीक है, स्थिर होने के कारण हम इंसुलेट आराम से कर सकते हैं। तीसरा है, स्थिर आर्मेचर के कारण बाइंडिंग करना सरल हो जाता है। स्थिर आर्मेचर के कारण वाइंडिंग करना क्या हो जाता है, आसानी हो जाता है, स्थिर रहेगा तो। छठा फायदा क्या है, आर्मेचर घूमने वाले सिरों की अपेक्षा स्थिर सिरों से अधिक वोल्टेज की सप्लाई को एकत्र करना भी आसान है। अब मान लीजिए कि घूमता हुआ आर्मेचर में अगर करंट मतलब उत्पन्न हो तो वहाँ से बाहरी सर्किट को लगाने के लिए कितना मुश्किल होगा, वहाँ कार्बन ब्रश लगाना पड़ेगा, फिर वहाँ से आउटपुट लेना पड़ेगा। लेकिन जब हमारा स्थिर हो गया तो आराम से परमानेंट कनेक्शन करके हम बाहर सर्किट में ला सकते हैं, तो करंट को बाहर भेजना आसान हो जाता है। घूमने वाले फील्ड का भार कम होता है, उससे अधिक स्पीड पर घुमाया जा सकता है। इस तरह से अल्टरनेटर से अधिक वोल्टेज प्राप्त किया जा सकता है
ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो घूमने वाला होता है हमारा, जब फील्ड घूमता है तो घूमने वाला मतलब हल्का हो जाता है और हमारा आर्मेचर स्थिर हो जाता है। तो जब हमारा फील्ड घूम रहा है हल्का चीज़, तो उसको हम कितना भी स्पीड में घुमा सकते हैं, जितना अधिक स्पीड में घुमाएंगे उतना अधिक हमको आउटपुट देगा। इस तरह से हाई वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फील्ड को एक्साइट करने के लिए मात्र 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है। इसमें क्या है, फील्ड को एक्साइट करने के लिए मात्र 2 स्लिप रिंग चाहिए। इससे पहले अगर हम आर्मेचर को स्थिर रखेंगे तो क्या होगा, देखिए, अगर हम आर्मेचर को घुमाते हैं, रोटेटिंग रखते हैं, ठीक है, तब क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग में सप्लाई देने के लिए डीसी सोर्स चाहिए। तो ये तो मान लीजिए फील्ड स्थिर हो गया, यहाँ पे स्लिप रिंग नहीं लगेगा। लेकिन अगर आर्मेचर घुमाते हैं तो आर्मेचर में 3 फेज जो करंट उत्पन्न होगा, तो तीनों स्लिप रिंग पर जोड़ने के लिए और एक न्यूट्रल प्राप्त करने के लिए टोटल कितना स्लिप रिंग चाहिए हमको, 4 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है। अगर आर्मेचर को घुमाते हैं तो 4 स्लिप रिंग चाहिए। लेकिन अगर हम आर्मेचर को स्थिर कर दिए, आर्मेचर स्थिर, और फील्ड को घुमा दिए, तो केवल फील्ड को सप्लाई देने के लिए, डीसी सप्लाई से एक्साइट करने के लिए कितना, 1 प्लस 1 माइनस, मात्र 2 स्लिप रिंग चाहिए हमको, मात्र 2 स्लिप रिंग चाहिए। लेकिन अगर आर्मेचर को घुमाते हैं तो 4 चाहिए। इस तरह से क्या हो गया, ये सस्ता पड़ता है और आसान भी हो जाता है। ठीक है, फील्ड को एक्साइट करने के लिए मात्र 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है। स्थिर आर्मेचर को करंट देने के लिए ब्रश की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए अधिक वोल्टेज पर स्पार्किंग होने का कोई खतरा नहीं होता। वही बात है, जब आर्मेचर हमारा स्थिर हो गया तो उसमें किसी तरह का ब्रश लगाने की जरूरत नहीं, सीधे परमानेंट कनेक्शन से हम लोग बाहर सर्किट में सप्लाई ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आर्मेचर घूमेगा 3 फेज का है तो 3 गो कार्बन ब्रश चाहिए। तो जब कार्बन ब्रश से करंट इकट्ठा करेंगे तो कार्बन ब्रश पर क्या होगा, स्पार्किंग होगा। तो इसलिए ये सब फायदा को देखते हुए मैग्नेटिक फील्ड को घुमाया जाता है और आर्मेचर को स्थिर रखा जाता है। ये सारी फायदा है।